दर्शकों नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच श्री देवेंद्र जी झाझड़िया पद्म श्री हमारे बीच में है और आप पधारे हैं। ये मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी प्रतियोगिताओं में बहुत सारे मेडल लेकर चूरू की शान, चूरू का गौरव आपने पूरे विदेशों में बढ़ाया है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आप हमारे चूरू से हैं। और देवेंद्र जी का सबसे पहले हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। स्वागत है देवेंद्र जी आपका हमारे स्टूडियो में। और हमारे एससीएन टुडे के जो दर्शक हैं उन तक ये मैसेज जाए कि देवेंद्र जी झाझड़िया ने किस प्रकार अपनी मेहनत, अपनी ताकत से अपने आप को निखारा और चूरू का नाम रोशन करने के काबिल बनाया। तो देवेंद्र जी, हम शुरुआत करते हैं आपसे बात करने की। हमारे चूरू जिले के आप वासी हैं, सबसे पहले तो पहला परिचय यही होगा कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव राजगढ़ तहसील में झाझड़ियों की डानी है, नजदीक रतनपुरा। जी, रतनपुरा के नजदीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, आप इतने ऊंचे लेवल पर आज गए हैं तो लोगों का विचार होगा, हो सकता है आपने शिक्षा कहीं बहुत ऊंची जगह, बहुत बड़ी जगह, कथित रूप से जो हम कहते हैं ऐसी जगहों से प्राप्त की होगी, लेकिन आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी चाहेंगे। शिक्षा नॉर्मली मेरे गांव में तो स्कूल था ही नहीं, तो मैं पास में 5वीं तक मैंने जयपुरिया खालसा से की। उसके बाद मैंने 10वीं रतनपुरा से की। 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था। रोज पैदल का रहता था आपका रूटीन? दिल्ली का। क्या बात है। और उसके बाद मैंने सादुलपुर राजगढ़ में एडमिशन लिया। तो मैं गांव से पैदल 5 किलोमीटर रतनपुरा जाता, फिर वहां से बस पकड़ करके मैं राजगढ़ जा करके स्कूल में शिक्षा लेता था, फिर वापस आता था। ये आपका रूटीन रहता था? ये मेरा रूटीन था स्कूली टाइम का। फिर मैंने मोता कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 साल मोता कॉलेज में की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। उसके बाद मैं हनुमानगढ़ चला गया एनएमपीजी कॉलेज में। ग्रेजुएशन मैंने वहां से की। ये आपका ग्रेजुएशन तक का सफर था। अब यहाँ पर सफर की बात करते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आपने खेल को अपनाया, तो ये खेल को अपनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक्चुअली बचपन में जब मुझे करंट लग गया था 8-9 साल की उम्र में, उसके बाद नॉर्मली चर्चा चलती थी कि ये कमजोर हो गया। हमारे बेसिकली समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कमजोर है उसको और कमजोर बना देते हैं, बोल करके मॉरली डाउन करते जाते हैं, मोटिवेशन नहीं देते हम। तो मैंने सोचा मैं कमजोर तो नहीं कहलाऊंगा। और कमजोर नहीं कहलाने का कारण किस में आप दावा कर सकते हो? खेल में दावा कर सकते हो आप। सही बात है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा मैं खेल करूं। और उसके बाद मेरी रतनपुरा स्कूल से शुरुआत हुई थी खेल की। तो आपके उसकी वजह से, बिजली के करंट की वजह से एक हाथ में, बाएं हाथ में इंजरी आई। उसके बाद में जो पहली फीलिंग आपने बताई है कि मैंने ये सोचा कि आगे बढ़ूं मैं, वो जो फर्स्ट फीलिंग आपको आई थी और उसके बाद में आपने अपने आप को गेम्स की ओर डाला, तो फर्स्ट जो आपको मोटिवेशनल बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे जिसने आपको मोटिवेट किया इस दिशा में? एक्चुअली सबसे पहले मुझे घर से ही मिला। मुझे मेरी जो माँ थी, उन्होंने जिस टाइम में मुझे ये बोला गया कि कोई बात नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक हो गए। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला भाई आपका हाथ चला गया, उन्होंने तो ये बोलती थी कोई बात नहीं आप ठीक हो गए, ठीक हो गए। तो मैं सोचता था अब तो ठीक हो गया। तो मोटिवेशन मुझे मेरी मदर से ही मिला था। वो आपकी शुरुआत थी। वो शुरुआत। अब ये तो आपको माता से मोटिवेशन मिला, उनसे ताकत मिली, उस ताकत के आधार पे आपने अपनी गति बनाई और एक गति बन गई तो एक दिशा की आवश्यकता थी। गति के बाद में दिशा मिलती है, तो दिशा कहीं ना कहीं कोई गुरु होता है, कोई शिक्षा देने वाला होता है। तो वो दिशा आपको एथलेट में किस प्रकार मिली और किसके द्वारा मिली? इसमें सबसे बड़ा ये था कि पहले तो नॉर्मली खेलते थे, स्कूल लेवल पे स्टेट खेले, लेकिन जो मुख्य दिशा थी वो मुझे कॉलेज टाइम में मिली। कॉलेज टाइम में मैं नेशनल ऑल इंडिया इंटरस्टी खेलने गया था ग्वालियर, और हमारे टीम के साथ थे आरडी सिंह जी, कोच बन करके गए। तो उन्होंने क्या किया, मुझे देखा कि बच्चे में बहुत अनुशासन है इसमें देवेंद्र में, क्योंकि ग्वालियर में ठंड इतनी ज्यादा पड़ती थी जनवरी के टाइम में। मैं मॉर्निंग में कोच साहब से नमस्कार करता था 6 बजे,
तो मुझे पूछते थे स्नान कर लिया देवेंद्र, तो मैंने कहा कोसा मत करके आ गया, और वो भी ठंडा ठंडा पानी ठंडा। हाँ, गेम्स में कहाँ गर्म मिलता है, उस सुविधाएं समय होती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे देखा कि बहुत ये लड़का बहुत टैलेंटेड भी है और डिसिप्लिन भी बहुत है, तो वहां से वो मेरे को साथ ही ले गए हनुमानगढ़ कि आपका मैं एडमिशन यहीं करवाऊंगा और ट्रेनिंग यहीं करवाएंगे। तभी आपकी सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर वहां पर हनुमानगढ़ हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये आपकी शुरुआत हुई। अब गेम्स में आपने अपनी शुरुआत बताई, लेकिन हम लोग एक सवाल हमारा पीछे से फिर शुरू करते हैं कि आपने जेवलिन थ्रो जो है ये गेम पकड़ा। ये गेम गांव में शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी स्कूल लेवल पे भी शुरुआत करना मुश्किल होता है, तो ये शुरुआत वहां पर किसके द्वारा हुई? ये शुरुआत तो मैं मानता हूँ मेरे द्वारा ही की मैंने। स्कूल में बच्चे फेंकते थे जेवलिन को, तो मैं पहले 2-3 दिन तो मैंने देखा उसको कि कैसे फेंकते हैं। फिर मैंने देखा एक दिन मैं भी फेंकता हूँ, तो मैंने फेंका, अच्छा फेंका पहले दिन ही। तो आज तो बच्चों के पास फैसिलिटियां बहुत है, उस टाइम में तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, वो जो जेवलिन थी उसके एक नोक लेकर के किसी से उधार और बांस लेकर के उसकी जेवलिन बनाई मैंने। अच्छा, फिर शुरुआत की मैंने मेरे गांव से, और उसी जेवलिन से मैं स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। अच्छा, उसी जो आपने अपने हाथ से बनाई थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से आपकी शुरुआत हुई। पहले दिन का एक्सपीरियंस आपने बताया कि जेवलिन मैंने फेंका, जो फर्स्ट कंपटीशन था उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? फर्स्ट कंपटीशन मैंने बिल्कुल छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल का लड़ा सरदार शहर में। आज भी मुझे याद है, मेरे में 45 केजी बॉडी वेट था। अच्छा। और मैं बिल्कुल पतला था, बिल्कुल पतला। और तो मैंने वो जेवलिन फेंकी थी जो जूनियर वर्ग में छोटी जेवलिन दी जाती है, वो मैंने 47.5 मीटर लगाया और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। तो जितने भी वहां पे पीटीआई वगैरह थे सभी मेरा देखने आ गए इवेंट कि इस बच्चे के हाथ नहीं है फिर भी ये इतनी लगा रहा है, ये तो बहुत टैलेंटेड। उस समय आपके सेकंड जो जेवलिन फेंकने वाला था उसने लगभग, कोई ध्यान हो आपको तो कितना? उसने 42 मीटर लगाई। 42? तो आपका लगभग 5 मीटर ज्यादा था उससे। मेरा ज्यादा था। फिर देखना ही था और सारे लोग इकट्ठे हो गए होंगे। बिल्कुल। तो वहां से आपको मोटिवेशन मिला पहली जेवलिन थ्रो से, और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका चैंपियनशिप का शुरुआत आपकी हुई। जूनियर के बाद में आप सीनियर में आए, सीनियर के बाद में कॉलेज में आए, तो कॉलेज से आपका मोटिवेशन बना। अब उसके आगे का सफर कैसा रहा? आपकी कॉलेज लगभग किस साल में रही थी? मैंने कॉलेज 99 के करीब किया था, 98, 99, 2000, 2001 2001 तक, और 2002 में आपका पहला गोल्ड मेडल लगा। तो ये बीच का सफर जो था ये क्या रहा आपका? इसमें मैंने एक्चुअली ट्रेनिंग अच्छी की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि फिर तो टारगेट ये होगा कि अब तो इंटरनेशनल लेवल पे ही जाना है, मैं मेडल लेना वहां से। तो उस लिहाज से ट्रेनिंग अच्छी की, और मुझे 2002 में मौका मिला एशियन गेम्स में। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए आज भी याद है कि मैं पहले सोचा मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, क्योंकि हम तो ग्रामीण बच्चे थे, हमें फ्लाइट में बैठे ही नहीं, मौका ही नहीं मिला हमें लाइफ में। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू था मेरे लिए। आज मैं टूर जाता हूँ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पहला टूर में फ्लाइट में बैठता हूँ। तो आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बीच में कि जो भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी होगी आपने, तो वो मिल्खा सिंह से वो बेल्ट नहीं लगता। तो सच में बताऊं मुझसे भी नहीं लगा। सेम वही आपके साथ भी हुआ। वही हुआ। फिर एयरपोर्ट हम सिंगापुर में उतरे, वहां की एक फोटो ली मैंने, वो आज भी मैं उस फोटो को देखता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उस फोटो। तो पहला टूर बहुत अच्छा होता है लाइफ। वाकई में पहला एक्सपीरियंस हमेशा ही पहला होता है और बहुत शानदार होता है। अच्छा, अभी आपने फिल्म का जिक्र किया, तो एथलीट्स पे जो है वो फिल्में बन रही हैं धीरे धीरे, जैसे मिल्खा सिंह पे बनी है, बॉक्सर जो हमारी मैरी कॉम पे बनी है। तो हो सकता है ऐसा मौका आपको भी कभी लगे, और आपके जो फहरिस्त है आपकी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी फहरिस्त है, हो सकता है। और हम आशा भी करना चाहेंगे कि ऐसी प्रतिभा को पूरे विश्व में देखा जाए एक चलचित्र के माध्यम से, तो वो आगे आएगा। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। अब शुरुआत 2002 के आपके गोल्ड मेडल से हुई, आपने फिर तो चूरू के लिए मेडल्स की जो है वो झड़ी लगा दी, और ये झड़ी जो है ये आपने लगाई। तो नेक्स्ट जो आपका मेडल था वो ब्रिटेन में रहा, कैसा रहा उसका? वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत ही शानदार रहा था। उसमें मैं यंग भी था और मुझे एक टारगेट मिला हुआ था कि इसमें गोल्ड मेडल लेना। और मैं जिस टाइम में ट्रिपल जंप और शॉट पुट भी करता था, तो उसमें मैंने
एक गोल्ड मेडल नहीं, मैंने 3 गोल्ड मेडल लिए। 3 लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने शॉर्ट पुट में लिया, ट्रिपल जंप में लिया और जेवलिन में लिया। बिल्कुल। 3 एथलीट की प्रतियोगिताएं जो थी उसमें आपने 3 गोल्ड मेडल लिए और वो भारत के लिए लिए। बिल्कुल। तो बड़े गर्व की बात है, उस समय 3 गोल्ड मेडल एक साथ मिले। तो वहां से आपको एक इंटरनेशनल स्तर पर आपकी एक ख्याति जो है वो बननी शुरू हो गई थी। हाँ, मैं ये कहूँगा उस टूर्नामेंट से एक्चुअली मैं वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड रैंकिंग 1 में आ गया था। तो मेरी बिल्कुल चर्चा हो गई थी कि इंडिया का एक बहुत सुपरस्टार एथलीट आया, वर्ल्ड में चर्चा हो गई थी। तो अच्छा रहा वो टूर मेरे लिए। जी, जैसा कि चर्चा में निकल कर आया कि आपका 2003 में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो कितना था, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 2003 में ब्रिटिश ओपन में मैंने 59.77 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बरकरार रहा था। उसके बाद में शायद 2004 में फिर एथेंस में आपने कुछ किया था। हाँ, वो मैंने मेरा ही रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ा, 62.15 मीटर। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक भी बरकरार है। उसके बाद मैं भी नहीं तोड़ पाया और कोई भी नहीं तोड़ पाया। ये देखिए, बड़े गर्व की बात है कि 2004 यानी 11 साल पहले का किया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और देवेंद्र जी का अब जो टारगेट है वो आगे अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, मैंने रियो की क्वालिफाई कर रखी है और जो रियो पैरालंपिक्स की मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो प्लानिंग है, और मैं स्टूडियो में दावा करता हूं कि मैं 2016 में ये रिकॉर्ड 100% ब्रेक करूंगा। अब देखिए, बड़े गर्व की बात है वाकई में। बड़ा मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब ऐसी बातें आती है, देश हित में बात करते हैं। तो 2004 का किया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड और उसको तोड़ने की तैयारी में यानी गोल्ड मेडल, फिर 2016 में एक गोल्ड मेडल की तैयारी जो है देवेंद्र जी कर रहे हैं। और मुझे लगता है इनकी जो दीवारें हैं वो गोल्ड मेडल से अट जाएंगी और जो मेडल्स हैं वो तो इतने भर जाएंगे घर में। शायद अब मेडल्स को संभालने के लिए आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी शायद। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, ये बात है। पर अभी इतना भी टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए स्पेशल जगह बना पाऊं। अब तो मेरा काम खेलने का है, अभी वो तो खेलने बात का काम है। जी, वाकई में आपके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही है। और उसके बाद का जो 2006 का सफर था एशियन गेम्स का, कोलालमपुर का, वो उस सफर के बारे में कुछ आप बताइए। कोलालमपुर में मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, आज भी मुझे याद है। और उसमें मैं टीम का कैप्टन भी था, ध्वजवाहक भी था। तो मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है। उसमें मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, एशिया का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। उस टाइम में जो गेम का रिकॉर्ड था वो मैंने ब्रेक किया। अच्छा। और गोल्ड मेडल जीता था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो वहां गोल्ड मेडल आया। अब एक टर्निंग पॉइंट आया आपके जीवन का, और वो टर्निंग पॉइंट था आपकी शादी। 2006 के बाद में आपकी शादी हुई। तो उससे जुड़ा हुआ भी एक वाकया है जो आपने एक बार पहले बताया था, वो वाकया हम जरूर दोबारा सुनना चाहेंगे। वो तो एक्चुअली ऐसा था कि मेरी शादी हुई 2007 में, और मई में शादी हुई, मेरा सितंबर में इवेंट था वर्ल्ड गेम्स। तो एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग ठीक थी, ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग नहीं थी। फिर वर्ल्ड का कंपटीशन होता है, इसमें आप पहले कुछ भी नहीं कह सकते। सही बात है, सामने वाला कितनी तैयारी करके आ रहा था। वर्ल्ड था, ऐसा तो था नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट का मोहल्ले का टूर्नामेंट। सही बात है। तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आ गया। अब किसी ने सिल्वर मेडल देखा ही नहीं था लाइफ में। तो सभी ने कहा कि अब ये मान लो इसका गेम अब खत्म हो गया। हमारे ये चर्चाएं होती हैं कि अब इनकी शादी हो गई और चर्चाएं हर जगह हो गई है। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी, मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्ल्ड का कंपटीशन होता है, इसमें हार जीत एक अलग चीज होती है, आप अपना इवेंट करो, सबसे बड़ी बात ये। तो मैंने कहा आपको मैं इसी गेम में गोल्ड मेडल ला करके दूंगा। और जब 2009 में यही वर्ल्ड गेम्स हुए तो उसमें फिर से मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये एक अलग ही टाइम था, जिस टाइम में थोड़ा सा लोगों की भावनाएं थी इस प्रकार। वाकई में देखिए, अब देवेंद्र जी के खातिर तो आप कैस का अपनी भाषा में दाल रोटी हो गई होगा। वर्ल्ड जो मेडल जो है वो तो दाल रोटी है।
और गोल्ड मेडल जो है वो बड़ी आसानी से जो है अपनी मेहनत से, देखिए आसानी यहाँ नहीं कह सकते, आसानी इनके लिए है लेकिन हम लोगों के लिए तो वो बहुत दूर की कोड़ी है। और इन्होंने पूरी मेहनत से गोल्ड मेडल फिर प्राप्त किया। और शादी का जो एक तमगा जो लोग कह रहे थे कि शादी के बाद में अब ये सिल्वर पे आ गए, अब और डाउन आ जाएंगे, वहां उन्होंने लोगों की जुबान बंद की। अब देखिए लोग कहते रहते हैं और लोगों का काम तो कहना होता है, लेकिन अपने काम में लगे रहे और आगे से आगे बढ़ते रहे, वही नाम देवेंद्र झाझड़िया होता है। तो देवेंद्र जी आपने 2009 में गोल्ड मेडल फिर लिया और वहां पर आपकी शुरुआत फिर हुई। उसके बाद में लगभग 3-4 साल का समय जो है वो स्टॉप रहा और फिर 2013 में आपकी जो है लियोन फ्रांस में जो आपकी पहुंच रही, उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? लियोन फ्रांस के लिए मैंने बेसिकली ट्रेनिंग हमारी दिल्ली, गांधीनगर और बेंगलोर 3 जगह कैंप लगे थे और मैंने अच्छी तैयारी की उसमें। और जो कंपटीशन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेरी परफॉर्मेंस है वो ग्राउंड में जो ट्रेनिंग करता हूँ वो और वर्ल्ड लेवल पे सेम रहती है। अच्छा, मतलब उसमें कहीं प्रेशर में नहीं आता? प्रेशर में मैं कहीं नहीं आता। तो उससे पहले क्या हुआ था कि हमारा कभी गोल्ड मेडल नहीं आया था वर्ल्ड एथलेटिक्स में। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने विश्वास दिलाया कि मैं गोल्ड मेडल लूंगा। मैनेजर थे हमारे टीम के, कोच थे, और जब मेरा इवेंट हुआ तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का नया रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। फिर रिकॉर्ड ब्रेक किया आपने? बिल्कुल। तो देखिए अब ये कितनी गर्व की बात है कि बार बार रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चाहे एशियन चैंपियनशिप हो चाहे पूरे जो पैरा ओलंपिक है उसका हो, उसमें सब में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे और यहाँ पर देवेंद्र जी के नाम है। और 2014 में फिर पैरा एशियन हुआ और उसमें आपने सिल्वर प्राप्त किया, उसका एक्सपीरियंस क्या है? 2014 में एक्चुअली इंचोन दक्षिण कोरिया में इवेंट था और एशियन गेम्स बहुत बड़े इवेंट होते हैं, इसमें मेडल लेने बहुत ही एक बड़ी बात है। मुश्किल। अच्छा, चीन जैसे देशों को, स्पेशली चाइना, कोरिया, जापान और थरों में बहुत मेहनती खिलाड़ी होते हैं। थरों में ईरानी भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। सही बात है। तो उस टूर्नामेंट में मैंने सिल्वर मेडल लिया था। ये मेरी परफॉर्मेंस है। तो देखिए ये कंपटीशन जो होते हैं इसमें आप ये मत मानिए कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के, राज्य लेवल के सेम लोग होते हैं। हर जगह की अपनी अपनी बॉडी की एक स्ट्रक्चर और उसकी ताकत होती है, तो हर जगह अपनी अपनी ताकत से लोग आते हैं और उनके साथ कंपटीशन करके हमारे जयपुरिया खालसा या जयपुरिया की ढाणी गांव के एक ये माने कि आम आदमी से शुरुआत करते हुए देवेंद्र जी ने इतने गोल्ड मेडल लिए हैं और एक आपके दिमाग में ऐसे फीचर्स आ सकते हैं कि आपका बेटा या आपकी संतान भी क्या इस तरीके के गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकती है। और आपकी संतान अगर इस दिशा में जाए तो उसके लिए प्रेरणा के रूप में देवेंद्र जी आपके सामने खड़े हैं। आप इनसे बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम आप जरूर दिखाया करें और इन्हीं से आपके बच्चों की एक नई दिशा मिलेगी। हमेशा हर व्यक्ति के आगे यू टर्न आता है और उस यू टर्न से ही वो आगे बढ़ता है। तो आपका यू टर्न था, आपके हाथ की जो इंजरी थी वो, तो हर व्यक्ति का एक यू टर्न होता है। आपका उस यू टर्न के बाद में आपने एकदम से जीवन में सफलताएं प्राप्त करते गए और 2014 तक पहुंच गए। उसके बाद में 2015 की बात करें, आज 2015 में हम लोग बैठे हैं और यहाँ भी आप दोहा कतर से सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, भारत का नाम रोशन किया है। पूरे लोग बड़े गर्व से आपको अपना भाई कहते हुए थकते नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। तो ये जो दोहा कतर वाला है, इसका एक्सपीरियंस आपका क्या है, ये आप बताएं। दोहा कतर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हाल ही हमारी, इसकी बेसिकली ट्रेनिंग गांधीनगर में रही थी मेरी और इसकी ट्रेनिंग इतनी शानदार रही मेरी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात ये, एक मेरा बड़ा टारगेट था कि इससे मैं ओलंपिक की क्वालिफाई करूं, रियो की, क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले को डायरेक्ट एंट्री है ओलंपिक की। तो मैं 10 महीने पहले यदि ओलंपिक की टिकट पा लेता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। सही बात है। और ट्रेनिंग का सिस्टम भी सेट होगा मेरा। सही बात है। तो इस लिहाज से मैंने वहां पे जो ट्रेनिंग थी उस लिहाज से मैंने सोचा मेडल में आएंगे, कॉन्फिडेंस था और मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही। 59.07 लगाया मैंने वहाँ पे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और सिल्वर मेडल और रियो की बर्थ भी बुक करे। हाँ, तो अब देखिए रियो के लिए आप क्वालिफाई हो गए, अब रियो में जाएंगे। आपके पिछले इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि मैं जो अगले दोहा कतर में जाऊंगा
उस समय आपका मेडल लेने की बड़ी तकड़ी इच्छा थी और वो आपने पूरी कर दी है। देखिए, जो व्यक्ति जुबान से कहता है और फिर अपने कर्मों से उस चीज को प्राप्त करता है, बड़ी खुशी होती है। ऐसी खुशी शायद ये मान के चलिए गर्म तपते हुए धोरे पर एक शीतल पानी की फुहार होती है और बड़ा अच्छा लगता है, वो सुकून मिलता है। ऐसा सुकून कर्मशील लोगों को मिलता है जो कर्म करते हैं। तो आप भी शायद कर्म के लिए कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे होंगे और जीवन में कहीं अगर प्रेरणा की आवश्यकता हो तो ऐसे कुछ लोगों को आप अपने प्रेरणा में अपने आगे रख सकते हैं। देवेंद्र जी की मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये हमारे यहाँ के हैं, लोकल है, हमारी माटी से निकले हुए हैं, तो हमें और अच्छा लगता है कि हमारी माटी का व्यक्ति है, वहां तक गया है तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसी बहुत सी प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में है। हमारे चूरू जिले से बहुत सारे ऐसे बाहर निकले हुए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कर चुके हैं। तो देवेंद्र जी, अब आगे आपकी जो प्लानिंग है रियो की है, उसकी तैयारी आप किस लेवल पर, किस स्तर पर कर रहे हैं? अभी रियो का जो कैंप है वो मैंने गांधीनगर में लगवाया, गुजरात में। गांधीनगर में इसलिए कैंप लेता हूँ, बहुत साइलेंट जोन है वो, बहुत ग्रीनरी इलाका है वो। हमारा जो कैंपस है बहुत शानदार है। और आगे की प्लानिंग मैंने फरवरी के आसपास की है फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड का सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है जेवलिन थ्रोअर के लिए, क्योंकि वहाँ का जो नेशनल गेम है वो जेवलिन ही है। जेवलिन है। तो वहाँ पे हर बच्चा आपको जेवलिन फेंकता दिखाई देगा। जैसे 400 ग्राम की भी जेवलिन है, 200 ग्राम की भी है। वहाँ पे माहौल बहुत बड़ा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और भारत सरकार ने मुझे वहाँ पे भेजने के लिए पैसे भी दे दिए हैं कि आप कितनी भी ट्रेनिंग करो वहाँ पे। अच्छा, आपके लिए अलाउ हो गया? अलाउ हो गया मेरे लिए। तो मेरे लिए मैं मानता हूँ उससे फिर डायरेक्ट मैं रियो जाऊंगा। अच्छा, तो कितने दिन के लिए आप फिनलैंड जाएंगे? मैं ये मान के चलो लगभग संभावित 7 महीने के लिए जाऊंगा। 7 महीने वहीं रहेंगे? वहीं रहूंगा। तो ये आप लोग जैसे जाते रहते हैं और हमारे भारत का क्लाइमेट, भोजन और बाहर भी जाते हैं, तो ये इसका सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं? एक्चुअली क्या होती है, जैसे हमारा इंडिया कैंप रहता है उसमें थोड़ा सा हम अलग खाना लेते हैं। एक तो इंडिया में थोड़ा सा मसाला ज्यादा रहता है हमारे खाने में, स्पाइसी भोजन करते हैं, बहुत स्पाइसी करते हैं, वो गलत है। वो ना करें हम लोग। शरीर की स्टेमिना कम होती है, फाइबर ले ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर ऑयल युक्त जो हमारा है, तेल कम लेना चाहिए, वो भी कम लेना चाहिए। तो इसलिए हम करते हैं कि इंडिया में भी हम तो कम करते हैं, पर फॉरेन में जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम गायब हो जाता है। एकदम गायब हो जाता है, वो बिल्कुल अलग मिलता है। मतलब वहाँ समोसा नहीं मिलेगा? नहीं, आपको समोसा क्या, वहाँ तो मिर्ची भी नहीं मिलेगी। वाकई में, क्योंकि हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में खासकर जो है समोसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और समोसे के बारे में हमारी बहुत डिस्कस होती है। तो देवेंद्र जी से पहले यही बात हो रही थी कि समोसा कहाँ मिलता है, तो वहां समोसा नहीं मिलता। और तली पली चीजें जो है इनसे हमें दूर रहना चाहिए। फाइबर के अंदर अभी बात हो रही थी हमारी, जैसे मैंने भी चीन की यात्रा की और बाहर देखा तो फाइबर में पत्ता गोभी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो आप पत्ता गोभी के बारे में क्या कहेंगे? लोग पत्ता गोभी ऐसे समझेंगे सब्जी है केवल, सलाद नहीं है। पत्ता गोभी में आयरन होता है, मैं आपको बताऊं। सही बात है। और हमें पत्ता गोभी 3 या 4 प्रकार की मिलती है, फॉरेन में जाते हैं तब अलग अलग टाइप की। आप पत्ता गोभी सबसे ज्यादा खानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये हमारे लोगों में, सामान्य लोगों में भी ये जागृति पैदा करनी पड़ेगी हम लोगों को। वाकई में बात सही है। तो मैं इस बात को इस दिशा में इसीलिए देवेंद्र जी के थ्रू लेके जा रहा हूं कि आप अपने सलाद में पत्ता गोभी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। आंतें जो है वो हमारी मिर्ची से और तेल से अटी पड़ी है, चिकनाई आ चुकी है, उसकी चिकनाई को उतारने के लिए फाइबर की आवश्यकता होती है। जैसे अभी देवेंद्र जी ने कई बातों में फाइबर का नाम कई बार लिया है। तो फाइबर हमारे मोटे अनाज से आ सकती है, हमारे सब्जियों से आ सकती है, सलाद से आ सकती है। तो आप फाइबर में भी ये ना सोचे मिर्च और नींबू छिड़क का खा लिया, ये हमारे ये मानसिकता होती है कि कोई फाइबर वाला खाना है भी मैं भी नींबू मिर्ची नमक गिर के खाऊंगा। गलत है वो। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं तो उनको प्रोटीन के लिए, मसल्स पावर जो है वो प्रोटीन के लिए होती है, तो क्या प्रेफर करेंगे जो हमारे क्षेत्र में होता है? जैसे मैं कई बार चने के लिए कहता हूँ। आप हम ये कहते हैं चने के बारे में आपको बताऊं मैं मनोज जी की, हम कहते हैं ये काला बादाम है। काला बादाम है, सही बात है। आपको बताऊं, और आप प्रोटीन के तौर पे आप सोयाबीन को ले सकते हो। सोयाबीन ले सकते हैं, और हैवी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है जी। पर आप ले सकते हो, लेकिन चना बेस्ट है, हमारा खुद का है, यहाँ पैदा होता है, खुद का प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का चना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, जो विषम परिस्थितियों में पैदा होता है और हमारी आंतों के लिए बहुत बढ़िया होता है।
तो वाकई में, और चने के लिए तो आमतौर पे हम किसी को कहते हैं चना खाया करो, तो क्या दगड़ गड़ाई हो रहा है, अब दगड़ दगड़ बोले माने, जबकि वो उसकी ताकत जो है वो क्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है चने में। मैं खुद यूज करता हूँ चने। चना खाना चाहिए। तो देखिए, हमारी इस बात का सार हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत आगे तक बढ़कर अपने जीवन की सफलताएं प्राप्त की, चूरू के लिए सफलताएं प्राप्त की। हो सकता है एक और देवेंद्र झाझड़िया या 10 देवेंद्र झाझड़िया चूरू से निकले इनको देखकर। तो ये एक शुरुआत थी। उसके बाद भोजन की बात हमने की कि शुरुआत हो कैसे सकती है, जब हम लोग अंदर से आते मजबूत लेकर नहीं चलेंगे, शरीर स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम कहाँ पहुंचेंगे। तो वो खान पान का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेल मिर्ची की ओर थोड़ा सा कम विचार करें और फाइबर की तरफ थोड़ा ज्यादा चलेंगे तो हमारी नई जनरेशन खड़ी होगी। देवेंद्र जी, आगे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं या एथलेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लें अपना कि क्या करना है हमें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या अदर एक्टिविटी हो, और उसमें आप जल्दी रिजल्ट की आशा ना करें। आपका काम मेहनत करने का, मेहनत करें और आप एक डिसिप्लिन में मेहनत करें। अनुशासन है वही आपको आगे बढ़ाएगा। वाकई में बात सही है। अनुशासन के बिना हम किसी चीज को सीख नहीं पाते हैं। और एक नई बात आपको और बताऊं कि देवेंद्र जी एक पहले व्यक्ति हैं खेल के मामले में जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में लगातार और वर्ल्ड गेम्स में लगातार पदक हासिल किए हैं। तो क्या ये सही है देवेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंडिया का पहला एथलीट बना हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस क्षेत्र से हूं जहाँ पे बहुत विषम परिस्थितियां हैं और बहुत सीमित संसाधन है, संसाधन है। सही बात, हम सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। सही बात है। किसान के घर में पैदा हुए हैं। तो डबल मेडल लेने वाला मैं पहला एथलीट हूँ इंडिया का। लगातार एथलीट 3-4 साल से ज्यादा लंबा चल नहीं पाते और आप 13 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार मेडल्स ले रहे हैं और हम तो चाहते हैं और आगे मेडल लेते जाए और ये रिकॉर्ड कोई ना तोड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ साथ आपके पास मेडल्स की फहरिस्त और भी है, आपको अवार्ड कुछ मिले हैं। तो उसमें पद्मश्री बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड होता है, पूरे भारतवर्ष में बहुत सम्मानजनक नजरों से देखा जाता है। ये अवार्ड आपको कब मिला था? ये मुझे पद्मश्री 2012 में मिला और मैं आपको बताऊं पद्मश्री 2012 में लेने वाला सबसे यंग था मैं। सबसे यंग। ओह, देखिए कितनी गर्व की बात है, सबसे यंग जो है व्यक्ति, युवा, और पद्मश्री मिली है इनको। और इसके साथ साथ आप अर्जुन अवार्डी भी हैं। हाँ, अर्जुन अवार्ड मुझे 2005 में मिला। 2005 में मिला। अच्छा, अर्जुन अवार्ड किस व्यक्तियों को मिलता है, क्या योग्यता होती है? एक्चुअली अर्जुन अवार्ड देश में हर साल 14 व्यक्तियों को दिया जाता है और इसमें अलग अलग खेलों के 14 व्यक्ति को छटनी होती है। जैसे खेल तो बहुत है, हाँ बहुत सारे हैं, लगभग 60 से 62 प्रकार के खेल इंडिया के टॉप खेलों में है। उसमें से आपको सिर्फ 14 एथलीट चुनने होते हैं जिनकी बेस्ट लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है। अच्छा, एक अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, तो एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी गेम्स में होता है, उसकी क्या योग्यता होती है? बिल्कुल, वो उन लोगों को मिलता है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य तो वो कोचेज को मिलता है और 2008 में मेरे कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला हुआ है। क्या बात है। और हम ये मान के चलिए हमारी भी ये शुभकामना रहेगी आपके साथ, और ये कामना रहेगी कि आपको भी द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिले। लेकिन अभी तो आप अर्जुन ही हैं और द्रोणाचार्य लेकिन बन चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। आप रेलवे में थे और रेलवे के अधिकारी से वहां से छोड़कर अब आप गांधीनगर में NIS कोच, बहुत बड़ी बात होती है NIS कोच बनना, आप NIS कोच अब बन चुके हैं और वहां तैयारी अभी अर्जुन के रूप में कर रहे हैं। तो आपका आगे का क्या नजरिया रहेगा? गांधीनगर में ही आप कोच लगे हैं, वहीं गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे की आपकी क्या सीढ़ियां रहेंगी? मेरी आगे की सीढ़ियां ये तय किया है मैंने कि मुझे जब तक गेम करना है गेम करूंगा। मेरे अंदर कब तक है गेम, मैं ये देखना चाहता हूँ। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अब मैं गेम नहीं कर सकता, उस दिन मैं छोड़ दूंगा गेम। और मैंने एक ही बात सोची है कि एक पेड़ होता है और जब उससे बीज निकलते हैं उस पेड़ से वो हजारों पेड़ तैयार करते हैं। सही बात है। तो मैं वो एक पेड़ बनना चाहता हूँ। अब आप उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर एक पेड़ बन गए हैं आप, जिन्होंने कई पेड़ बनाने हैं जी। तो अब इस ताकत को बनाने के लिए आप जैसे कह रहे हैं कि मैं कब तक अपना गेम कर सकता हूं,
ये मुझे तय करना है, तो वो कब तक के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होंगे या तैयार रख रहे होंगे? अब एक उम्र का पड़ाव आ जाता है, एथलीट जो होता है वो एक उम्र के बाद में उतनी मेहनत नहीं कर पाता, तो ये शरीर के इस पड़ाव को बनाए रखने के लिए आप क्या कुछ विशेष अपने शरीर को या डाइटिशियन या फिर किसी डॉक्टर से कहीं कुछ सलाह वगैरह कुछ आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अभी मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है, पर्सनली डाइटिस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि अब मुझे ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाँ, वो इसलिए कि फिटनेस वर्क बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। यदि मैं फिटनेस वर्क नहीं करूंगा तो मेरे इंजरी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी, वाकई। और इंजरी बढ़ जाएंगी तो 35 साल की उम्र में आपको इंजरी से रिकवरी लेते वक्त बहुत टाइम लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि मैं 20 साल का नहीं हूँ, मुझे देखना है। तो हर चीज को देख करके चल रहा हूँ मैं, और मेरा टारगेट अभी 16 का ही है, रियो पैरालंपिक मेरा ये फर्स्ट टारगेट ये। उसके बाद मैं कितना आगे ले के चलता हूँ स्पोर्ट्स को, वो मैं देखूंगा फिर। सही बात है। तो देखिए यहाँ पर हम पूरे मैटर को जो है एक नजर में देखते हैं। 2002 से 2016 तक की हमारी बातें हुई। देवेंद्र जी ने अपनी कुछ निजी बातें भी हमारे साथ की, उनसे कुछ हमें प्रेरणा मिले, ये हमारी अपेक्षा हमारे दर्शकों से है कि यहाँ किसी और देवेंद्र झाझड़िया का हम इंटरव्यू करें, ये हमारी अपेक्षा है। और वो ये कहे कि हमने देवेंद्र जी का एक कार्यक्रम देखा था और उससे मोटिवेट होकर हम आगे बढ़े। तो ये हमारी आगे की आशाएं हैं। कब इसका मौका हमें मिलेगा, कब हम लाभान्वित होंगे, वो आगे की बातें हैं। तो देवेंद्र जी आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत शानदार बातें बताई। अब एक मुद्दा मैं इस सारे विषय से हटते हुए थोड़ा सा करना चाहूंगा। पूरे देश में एक आग लगी हुई है अपने पदकों को या अपने अवार्ड को लौटाने की। ये क्या है और इसके पीछे की आपकी क्या सोच है उस पूरी बात के पीछे? इसमें मैं आपको बताऊं दिल से, मैंने 30 या 35 कंट्रियों में मैं जा चुका हूँ। हमारे पास 3 बातें बहुत मजबूत हैं जिसे हम घमंड के साथ बोलते हैं, और वो लोग स्वीकार करते हैं। वो हमें पहले ही बताते हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वाकई में मनोज जी, हमारे पास धर्मनिरपेक्ष देश है, और एक तीसरी चीज हमारे पास है भावनात्मक रिश्ता आपस में। इस तीनों चीजों को हम दुनिया में साबित कर चुके हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो आता है कि किन वजह से हम अवार्ड लौटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, अवार्ड सरकार देती है और उसका सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान अवार्ड से बढ़ता है। अवार्ड लौटाना होता है तो मेरा मानना है अवार्ड नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि अवार्ड की गरिमा पे आंच आती है वो। तो अवार्ड लौटाना है वो गलत मानता हूं मैं, मेरी नजर से। मुझे ये कहे कोई आप अपना अवार्ड लौटा दो, तो मैं तो नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये गलत मानता हूं मैं। हमारी वर्ल्ड में बहुत बड़ी छवि है, हम बहुत बड़े कंट्री के मालिक, इंटरनेशनल लेवल पे इसका एक नेगेटिव, और इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत नेगेटिव प्रचार जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और देश के लिए अच्छा नहीं है तो इसका मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। वाकई में हमारे राष्ट्र हित की बात जो है वो यही है, और हमें हमारे इस सम्मान का सम्मान करना चाहिए। यही देवेंद्र जी के विचार हमें यहाँ पर मिले हैं। आज बहुत शानदार बातें देवेंद्र जी के द्वारा हमें मिली हैं, और हम चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये माइलस्टोन साबित हो, इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। तो देवेंद्र जी, आपने अपने बहुत कीमती समय में से हमारे लिए यहाँ समय निकाला, आपका हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।